नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जागो ग्राहक में और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। साइबर क्राइम जिसमें तमाम लोग आसानी से फंस जाते हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिससे आपका डाटा, आपका अकाउंट, आपकी प्राइवेसी कुछ भी अपराधियों से छुप नहीं पाती है और अपराधी सबसे ज्यादा साइबर क्राइम को ही अंजाम देते हैं। बहुत से लोग लालच के कारण भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों से कैसे बचा जाए बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। फोन के इस्तेमाल से हमें जितनी सहूलियत मिली है उसके लिए टेक्नोलॉजी का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। जब से फोन में इंटरनेट आया और फोन अपने फीचर्स की बदौलत स्मार्टफोन बन गया, तब से फोन से ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिन्हें करने के बारे में कभी सोचना भी नामुमकिन सा ही हुआ करता था। देश में जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी लेकिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर निजी डेटा चोरी होना और ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट भुगतान में लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता है। इस तरह के क्राइम को साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। आए दिन साइबर क्राइम के बारे में सुनने को मिलता रहता है और तो और साइबर क्राइम की दुनिया में एक नया तरीका ट्रेंड में है। इसमें आपके क्लोज फ्रेंड के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इसे क्लोन आईडी भी कहते हैं। फिर मैसेज भेजकर इमरजेंसी के नाम पर पैसा मांगा जाता है। फर्जी प्रोफाइल में फोटो से लेकर इंफॉर्मेशन तक सब कुछ एक जैसा ही डाला जाता है, जिससे लोगों को जरा भी शक नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी आज कई तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाना। साइबर क्रिमिनल लड़की की फर्जी आईडी बनाकर पहले बात करते हैं और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी के लिए लिंक पोस्ट करते हैं जिन पर क्लिक करने पर लोगों को ठगा जाता है। साथ ही ऑनलाइन लॉटरी के भी फर्जी लिंक पोस्ट किए जाते हैं और आजकल फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके व्यक्ति के दोस्तों से मदद के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह कई प्रकार से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपराध किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम लोगों के खातों को खोखला करता जा रहा है। साइबर क्राइम का आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा शिकायतों का जमावड़ा साइबर क्राइम का होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ऑनलाइन का काम बंद कर देना चाहिए या फिर अनजान मैसेज आने से पहले सीधा पुलिस के पास जाकर उसकी जांच करवानी चाहिए। आप भी इससे सतर्क रहें, सचेत रहें। तो आज के हमारे गेस्ट ऋषिपाल सिंह, हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के जरिए किसी भी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और वो भी बहुत आसानी से। तो ऐसे में लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें? देखिए, साइबर जो क्राइम है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है जी। जैसे पिछले लॉकडाउन भी हमने देखा और लोग घर पे रहे, तो अधिकांश लोगों ने कोशिश की कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाए। तो ऐसी स्थिति में साइबर जो ट्रांजैक्शन है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन वो साथ साथ ही जो उसके साइबर क्राइम है उसको अगर हम थोड़ी सी सावधानी से हम कार्य करें तो उसको रोका जा सकता है। स्पेशली जब हम लोग साइबर जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो या तो हम अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से करते हैं या अपने फ़ोन से करते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई OTP या कोई और ऐसे सिस्टम को कोई ऐसी SMS को लिंक को मांगा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि जब भी उसको हम शेयर ना करें किसी से। बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे लिए है कि जो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी ईमेल्स आते हैं हमारे पास आते हैं और जो हमारे पास क्या नाम है SMS आते हैं, कॉल्स आते हैं, हमें रेगुलरली इनको रिपोर्ट करना है, पुलिस को कंप्लेंट करनी है, जिससे कि इन क्राइम्स को हमें रोका जा सके। जी सर, सब आपने जैसे ईमेल का जिक्र किया यहाँ पर, तो ईमेल का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं लोग जी। और ऐसे में ईमेल आईडी ही हैक हो जाए तो इस तरह के सर्वर जैसे लॉगिन कर देते हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अगर ईमेल आईडी ही हैक हो जाए तो? देखिए, एक तो अपराध को हमें रिपोर्ट करना है, उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा ईमेल का जो पासवर्ड है उसको समय समय पर हमें बदलते रहना है और कभी भी किसी को हमें शेयर नहीं करना। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ईमेल आईडी हमारी हैक हो जाती है, तो जो जिस भी कंपनी का जीमेल का है या हॉटमेल का है, किसी याहू का है, जिस भी कंपनी का है, उनको तुरंत हमें रिपोर्टिंग करनी है कि आपका अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, जिससे कि उसके आगे जो जितने भी डैमेज है या जो भी अपराधी कोशिश कर रहा है कि उसको लेकर अपराध कर सके, उसको रोका जा सके।
तो सर ऑनलाइन जैसे बैंकिंग फ्रॉड ये सब होते हैं, तो ऐसे में लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड में तो बैंकिंग तो हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। मैं एक सलाह जरूर दूंगा लोगों को कि जो बैंकिंग से जब वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि बैंकिंग और फोन, आजकल सरकार ने बैंकिंग और फोन को जोड़ दिया है, तो हर जो फोन धारक है और बैंक का अकाउंट धारक है वो अपने बैंक से ये रिक्वेस्ट करे कि उसके पास एसएमएस अलर्ट आए। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उसके अकाउंट में होती है तो तुरंत उसके बाद एसएमएस आए कि कोई पैसा जमा किया गया है या कोई पैसा निकाला गया है। जी। दूसरा तरीका है, हमारे देश में लगातार जो है स्मार्टफोन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। स्मार्टफोन बढ़ने से जितनी बैंकिंग कंपनी है उनके ऐप्स होते हैं, ऐप्स के अंदर आप कंपनी के जो ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डेली अपनी जो अकाउंट्स को उसको बैलेंस को चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बैंक अपनी शाखा जाएं और ये पता करें कि आपका अकाउंट कितना है। तो ये दो चीज़ पर लगातार नज़र रख के आप इस अपराध को रोक सकते हैं। तीसरा, अगर उसके बावजूद भी अगर बैंकिंग अपराध आपके पास हो जाता है और बैंक से आपके पैसे निकल जाते हैं तो तुरंत आपको जाना है अपने बैंक को कंप्लेंट करने। सबसे पहले तो अपने अकाउंट को आपको उसको स्टॉप कराना कि उसकी ट्रांजेक्शन रुक जाए। दूसरा, आपको अपने बैंक को तुरंत कंप्लेंट करनी है कि आपके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। और तीसरा, जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ भी आपको जानकारी देनी है। तो ऐसा करके आप बहुत बड़ा जो साइबर क्राइम ना केवल अपने पार्ट पर बल्कि औरों के पार्ट पर जो अपराधी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अपराध को और बड़ी तेजी से हो सकता है एक कंज्यूमर के पास 1000 का, 2000 का, 10,000 का हो, लेकिन एज ए होल तो करोड़ों रुपए का है ये। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई अपराध हो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अपराध छोटा भी हुआ है, बड़ी तेजी से जाकर और हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सर ये इसी पे सवाल करना चाहूंगी कि अगर किसी का बैंक अकाउंट ऐसे साइबर क्राइम के अटैक में आ चुका है तो वो सबसे पहले बैंक जाए या फिर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाए? सबसे पहले वो बैंक जाए, पहले बैंक जाए, क्योंकि बहुत हद तक संभावना है कि जो हैकर्स होते हैं अगर वो पेमेंट को आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं तो जिस अकाउंट में वो डालते हैं वहां भी तेजी से पेमेंट निकलना आसान नहीं होता। तो अगर मान लीजिए संभावना है कि जिस अकाउंट में आपका पैसा गया है और वो भी उसी अकाउंट में है तो और आपने अपने बैंक को बताया है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो बहुत हद तक संभावना है कि अगर 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपका पैसा रिवर्ट हो सकता है जी। उसके बाद जब आपका पैसा आ जाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि आपने अपना पैसा वापस हो गया और आप शांत बैठ जाएं। आप उस अपराध को रोकने के लिए जो भी साइबर क्राइम सेल आपकी कंसर्न जो पुलिस स्टेशन की है आपके एरिया की और जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां जाए और उसकी कंप्लेंट लिखाएं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जी। सर, आम दर्शकों का सवाल एक मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर। बहुत से लोग कहते हैं कि हम फ्री वाईफाई का अगर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं रेलवे स्टेशन या अलग अलग माध्यम से फ्री वाईफाई ले लेते हैं या हैक भी कर लेते हैं, तो क्या वो सही है उन लोगों के लिए? नहीं, देखिए आज के समय में तो अगर मान लीजिए आप फ्री वाईफाई एरिया में आते हैं, फ्री वाईफाई एरिया में आने पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपके जो फ़ोन्स हैं उन फ़ोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोन हैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप फ्री वाईफाई अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी आप लें, वरना हर जगह फ्री वाईफाई के अभी कम से कम जो स्थिति चल रही है उसी चक्कर में ना पड़े और ऐसी जगह से वाईफाई या अपने सिस्टम को इंटरनेट में लाने की कोशिश करें जो ऑथेंटिकेट हो। तो रेलवे स्टेशन पे जो फ्री वाईफाई अगर देने का आपको प्रावधान देते हैं कि ये बिल्कुल ही सुरक्षित है, तो क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो कोशिश करिए, गवर्नमेंट जो फ्री वाईफाई दे रही है वहाँ पर वो अपने जो उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम को इस तरह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी तरीके से क्राइम को या फ्रॉड को रोका जा सके। लेकिन अगर मान लीजिए आसपास कोई रेस्टोरेंट है या कोई और जगह है जहाँ पर आपको पता नहीं कि आसपास कितने लोग और बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे फ्री वाईफाई नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट का जो एरिया है जहाँ पे फ्री वाईफाई होता है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन बताया या कोई और एरिया है, वहाँ पर इस तरह से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सके कि कम से कम साइबर अटैक हो सके। जी सर, हाल फिलहाल में एक बरेली में सबसे बड़ा केस सामने आया था कि कोरोना की जांच के लिए लोगों से डाटा लिया जा रहा है, जिसमें पता चला कि 107 एक ही दिन में साइबर क्राइम का शिकार हो गए। ये गलती कहाँ है? लोगों की ये गलती अगर मानी जाए या फिर ये मानी जाए कि हम अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम सामने वाले को अपनी जानकारी दे रहे हैं, तो ये भी एक गलती है? नहीं, हमें अगर मान लीजिए कोई भी फ़ोन के ऊपर हमसे जानकारी मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जो जानकारी देना है उससे पहले आप ये जान लें कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है, ठीक है, और वो किस डिपार्टमेंट से और वो जानकारी क्यों मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार किसी भी तरीके की जानकारी आपसे मांगती है, सरकार सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करती है, निकालती है कि वो सरकार को उस पर्टिकुलर
किसी भी बीमारी के लिए या किसी विषय के लिए जानकारी चाहिए, ऐसे सरकार अपने से कोई किसी को भी ये स्थिति नहीं देती कि वो जाए और आपकी पर्सनल जानकारी जो है वो इकट्ठा करें। तो अपनी पर्सनल जानकारी को आपको शेयर करने से पहले तो शेयर करना नहीं है, करने से पहले जब भी आप शेयर करते हैं तो आप ये देख लें कि जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेट पर्सन है या अथॉरिटी है या नहीं है। तो सर ऐसे में फिर लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति असली है या नकली है? अगर मान लीजिए कोई अथॉरिटी आपको फोन करती है, आपका पर्सनल आपसे डाटा मांगती है, तो आप उस फोन को काट सकते हैं। काटने के बाद जैसे समझ लीजिए आपके बैंक से मांगते हैं, बैंक का कोई अधिकारी आपसे, बैंक का एम्प्लॉय बन के आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप फोन काट के जो आपका बैंक है, बैंक को फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी गई है, या मान लीजिए कोई और डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है, तो आप ऑनलाइन जाके वहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है और ये कस्टमर केयर नंबर है, आप वो नंबर ले सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई जानकारी आपसे मांगी जा रही है या आपने किसी को डिप्यूट कर रखा है ऐसी जानकारी के लिए, तो आपको पता लग सकता है कि वो लोग फ्रॉड है या वो जानकारी वास्तव में आपसे मांगी जा रही है। तो ये तो फोन पे जानकारी लेने का हुआ। अगर कोई व्यक्ति घर घर जाके लोगों से उनका डेटा मांग रहा हो कोरोना काल के समय में कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपनी ये जानकारी हमें दीजिए, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं सर? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो ये आपका अधिकार है, सबसे पहले आप उसका आई कार्ड चेक करें, उसके आई कार्ड के ऊपर ये देखें किस डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट का कोई फोन नंबर उस पर लिखा नहीं लिखा है, तो आप उसके ऊपर भी फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है हमारे इलाके में ये जानकारी ले रहा है, क्या आपने उसको ऑथेंटिकेट कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप जान पाएंगे कि वो व्यक्ति फ्रॉड है। इतना भी करेंगे तो जो फ्रॉड होते हैं, कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, तो ऐसे लोग भागना चालू कर देते हैं। जी बिल्कुल। सर एक मैं आपसे ना फिशिंग अटैक के बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा सा। देखिए फिशिंग का अर्थ क्या है? फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना। जी। फिशिंग का अर्थ है कि जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे लुभावने एसएमएस या ऐसे लुभावने जो प्लान्स हैं वो ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपके पास भेजते हैं जी। और जैसे फिश होती है, जैसे मछली होती है, वो उसमें फंस जाती है, ऐसे ही कोई जो सिंपल कोई बहुत मासूम जो वो होते हैं, क्या नाम है, ग्राहक होते हैं या जो कम जानकारी के लोग होते हैं या थोड़े सीधे लोग होते हैं, वो उस पर फंस जाते हैं। क्योंकि वो जानकारी जब मांगते हैं तो पहले आपको लुभावनी जब वादे आपके पास आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लॉटरी निकल गई है, 10 लाख की लॉटरी निकल गई है, केवल 10,000 जमा कीजिए, या आपको लगता है कि भाई आपको मतलब टिकट क्या एयर टिकट निकल गया है, या और कोई बड़ी जानकारी मांगते हैं, तो क्योंकि जब आप उसमें फंस जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी पर्सनल जानकारी देना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में उस फिशिंग में, उस चारे में आपको फंसना नहीं है। जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले उसका काउंटर चेक करना है। एक तो ये जान लीजिए कि मुफ्त में कोई भी जानकारी या कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। तो सबसे पहले कोई भी जानकारी आती है या कोई आपको ऐसा लुभावना मेल आता है, एसएमएस आता है या कुछ भी आता है, तो सबसे पहले ये देखिए किस डिपार्टमेंट से आया है, किस अथॉरिटी से आया है, और वहां पर क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद ही फिर आगे आप कदम बढ़ाइए। जी सर, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, मेरा नाम दिलदार सिंह है, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी सर, आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है मैम। यदि कोई फ्रॉड कॉल आता है और उस पर हम डिटेल दे देते हैं बैंक वगैरह का, और उसमें यदि अमाउंट यानी कि रिमूव हो जाता है या फिर अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, तो उस पर क्या करना चाहिए? जी सर ने अगर मान लीजिए बैंक फ्रॉड आपके पास हुआ है और 2 दिन के अंदर भी अपने बैंक के पास आप चले जाते हैं और बताते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं करी है और इस ट्रांजैक्शन करने में आपका कोई हाथ नहीं, तो बहुत हद तक संभावना है कि बैंक से आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक भी आपसे पूछेगा कि जब ट्रांजैक्शन हुई थी तो जो OTP नंबर है वो आपने किसी को शेयर किया था, नहीं किया था। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ आपने वो जो ट्रांजैक्शन का OTP नंबर आपने ही दिया था, तो ऐसी स्थिति में बैंक के लिए उस पैसे को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आपके साथ या किसी के साथ भी बैंकिंग फ्रॉड हो तो जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक से संपर्क करें, तो उतनी ज़्यादा संभावना है आपका पैसा वापस आने की। और उसके बाद आप कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है और जो साइबर क्राइम है वहाँ उस कंप्लेंट को दोबारा दर्ज करा दीजिए। जी सर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। नाम संदीप सिंह मैम। जी बताइए। मेरा फोटोग्राफी का। जी आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है, बताइए दोबारा। तो मेरा फोटोग्राफी का काम है मैम। जी बताइए।
मेरे एक ना हार्ड डिस्क में पता नहीं कहाँ से आया, वायरस आ गया, रैंसम से मेरे जितने भी फोल्डर थे, इमेजेस होगी, जितना भी डाटा था, उनके एक्सटेंशन नेम चेंज हो गए, वो असल में नहीं देख रहे। और साथ में एक मेल है हर एक फोल्डर में भी, आप बिटकॉइन में इतनी पेमेंट करो। आपका सवाल क्या है? मैं सवाल जानना चाहूंगी आपका। जी, आपका सवाल क्या है? सवाल जानना चाहूंगी मैं इसकी रिपोर्ट कहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मेरा डाटा भी चला गया। इनका सवाल दो हिस्सों में है। एक तो इनका अकाउंट कम्प्लीटली हैक हुआ है और दूसरा फिशिंग के द्वारा जितना इनका डाटा है वो सारा का सारा डाटा चला गया है। जो भी डाटा इनका अगर मान लीजिए डैमेज हो गया है और डाटा जो है चला गया है या किसी ने डाटा डिस्टर्बेंस कर लिया है या इनकी जो साइट है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसे में जो इनके इलाके की जो कंसर्न साइबर सेल है ये वहाँ पर कंप्लेन करें। तो ऐसी स्थिति में साइबर सेल पर कंप्लेन करने पर वो लोग बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। दूसरा, आपका जो डाटा, जैसे आपने जीमेल में अपना डाटा स्टोर कर रखा है या याहू में कर रखा है, तो जिस पोर्टल में आपने कर रखा है आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो भी इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर देंगे आप। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि कोविड और उसकी वैक्सीन के बारे में आजकल बहुत से लोग जानकारी भेज रहे हैं, कभी कोई मैसेज के थ्रू, कभी कोई लिंक के थ्रू, तो ऐसे में हम लोगों को क्या विश्वास करना चाहिए उनके ऊपर? देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी सरकार आपको इन्फॉर्मेशन जिस भी चीज़ की देती है वो एक प्रमाणिक इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर विश्वास कर सकते हैं। अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, आप उनको इन्फॉर्मेशन को इस समय, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का युग है, आप उनको रोक नहीं सकते। सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन उनको सूचना को तोलने के लिए, उनको सही जानकारी करने के लिए जो सरकार की वेबसाइट होती है आप उससे चेक कीजिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन उससे मेल खाती है तभी आप उसको कीजिए, अदरवाइज जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं जो आ रही हैं आप उनको लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि जो सरकारी जो एजेंसीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को आपको ज़्यादा ऑथेंटिकेट मानना है। जी सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो जी, बताइए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। मेरा नाम राजेश है। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में। हेलो जी, आवाज आ रही है हमें सर। हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में और मैंने मोबाइल ऐप में एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है जी। और पिछले 1-1.5 साल से मैंने उसका पिन चेंज नहीं किया है। जी, तो ऐसा मुझे करना चाहिए कि मंथ में एक बार या 6 महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार पिन चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे पता। जी, देखिए, एक्सिस बैंक के अंदर तो वैसे भी 1 साल के बाद जो आपका पिन होता है वो पिन आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। आपको ये ज़रूरी है कि आप हर महीने या 2 महीने के अंदर एक ऐसा पिन जनरेट करें जो कि जिसकी जानकारी केवल आपके पास ही है। अगर आप ऐसे इस तरह से पिन चेंज करते रहेंगे और उनको याद भी रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने अकाउंट को हैकर से बचा के रखेंगे। ये एक अच्छी मतलब आपकी आदत रहेगी, आपकी या किसी और की भी, कि लगातार जो अपनी पिन है, जो अपनी यूपीआई है, इनको चेंज करते रहें। तो सर ये कितने समय में हम चेंज कर सकते हैं? 1 महीना, 6 महीना या 1 साल? इसका तो कोई समय नहीं है कि आप 1 महीने में करें या 1 हफ्ते में करें, 1 महीने में करें। जब भी आपको लगता है कि आपके अकाउंट में, जैसे जब भी अगर हमारे पास एसएमएस अलर्ट है और आपको लगता है कि कोई ऐसे एसएमएस आ रहे हैं जो ट्रांजेक्शन आपने नहीं करी है, तो तुरंत उनको आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज भी आप ये एक आदत बनाएं कि 2-2.5 महीने बाद आप अपना जो पिन है उसको चेंज कर दें। जी, इससे संभावना आपके अकाउंट के अंदर हैकिंग की संभावना कम से कम हो जाएगी। जी सर, साइबर क्राइम का जो शिकार हुए हैं उन लोगों को आगे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम का सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारे समाज में जब भी साइबर क्राइम, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, साइबर क्राइम जब भी होता है तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमें उसको रिपोर्ट करना है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं या मान लीजिए जो महिलाएं हैं, अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो लोग छुपाते हैं, उसको आगे लेके नहीं आते बदनामी के डर से। तो ऐसी स्थिति में जो अपराधी हैं उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके ऊपर तो स्पेशली जो बच्चे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो बच्चे और महिलाओं के लिए वो विशेष तौर पे वो पोर्टल बनाया गया है कि आप किसी के साथ भी जो भी क्राइम होता है वो रिपोर्ट करें और बहुत सख्ती के साथ, बहुत तेजी के साथ उस पर कार्य होता है। जी सर, तो बहुत एक जरूरी सवाल है कि आप लोग उस पर सख्ती से कार्य करें। जी, एक सवाल सर मैं ये लेना चाहूंगी कि पेमेंट ऐप्स जो हैं जी,
तो वो कितने हद तक हम लोगों के लिए सही रह सकते हैं, क्योंकि हम उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल्स उसके अंदर देते हैं और आगे भी जो पेमेंट हम करते हैं तो उन्हीं ऐप के थ्रू करते हैं, तो वो कितने हद तक हम लोगों के लिए सुरक्षित है? देखिए, जितनी भी पेमेंट ऐप हैं वो सारी की सारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल की जाती हैं जी। तो सबसे पहले ये देखें, जब भी आप किसी पेमेंट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो क्या NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से वो ऑथेंटिकेट रजिस्टर्ड है या नहीं है। बहुत सी ऐसी पेमेंट ऐप हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो अपनी ऐप के अंदर इस फ्रॉड तरीके से लिख देते हैं वो रजिस्टर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यही है कि सबसे पहले ये देखें कि उस अथॉरिटी से ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरी बात ये, अगर आप पेमेंट ऐप आपने डाउनलोड कर भी ली है तो उसके अंदर भी जो आपका जो UPI है या आपका पिन नंबर है उसको भी समय समय पे आप बदलते रहें, तो ये एक अच्छा तरीका होगा अपने पेमेंट ऐप को आपको सुरक्षित करने का। तीसरा, अगर पेमेंट ऐप के अंदर अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि आपकी पेमेंट कहीं गलत चली गई है और आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं की, तो जो तुरंत जो पेमेंट ऐप कंपनी से मतलब चाहे वो पेटीएम है या अमेजॉन है, जो भी है, आप तुरंत जो है उनको कंप्लेंट कीजिए कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है, उसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उनका स्क्रीनशॉट खींच के उनको भेजिए। तो बहुत हद तक संभावना है कि अच्छी कंपनी है और ये कोशिश करती है कि जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस मसले को जल्दी से जल्द हल कर सकें। जी सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो जी बताइए। हाँ, दिनेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैम। जी हाँ, गुड इवनिंग। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है मैम। जी बताइए, सवाल क्या है सर आपका? सर टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, ऐसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे फिर। अच्छा मैम, दिनेश गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? अच्छा मैम, ऐसा है, मैंने UPI से 4500 की पेमेंट की जी, और उसके बाद ना तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में गई, ना मुझे वापस मिले वो। जी तो इस केस में क्या हो सकता है मैम? देखिए, UPI से अगर आपने पेमेंट की है, आपने जिस अकाउंट से पेमेंट करी है, आप सबसे पहले अपने बैंक में एक रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। एक तो आपका स्क्रीनशॉट आप खींचिए, जो भी आपने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट आपके पास आई होगी, उसका स्क्रीनशॉट खींचिए, एक रिटर्न कंप्लेंट बनाइए और रिटर्न कंप्लेंट करके बनाकर वो अपना जो कंसर्न बैंक है उस बैंक के अंदर वो दोनों आप दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है। उससे क्या होगा, जो आपका पेमेंट है जो अगर किसी अकाउंट में चला गया होगा और गलती से भी चला गया होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है वो आपके पास वापस आ जाएगा। उसके बावजूद नहीं आता तो आप कंसर्न जो साइबर सेल है वहाँ कंप्लेंट कीजिए और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ कीजिए। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। जी सर, एक मैं सवाल करना चाहूँगी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग इसी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग जैसे करते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, क्या कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी हो ही नहीं पाती और पेमेंट भी हमारे अकाउंट से कट जाता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं और हमारी रकम चली गई है और हमारे पास मान लीजिए खराब सामान आया या नहीं आया, तो सबसे पहले जिस कंपनी से हमने वो सामान परचेज किया है उनकी जो कस्टमर केयर है, सबसे पहले वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। तो बहुत हद तक संभावना है कि आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। उसके बावजूद अगर मान लीजिए वो लोग आपकी कंप्लेंट को नहीं सुनते हैं, तब आप उसको आगे जो आपको जो साइबर सेल है वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन संभावना यही है कि कंपनी जो बड़ी कंपनीज हैं अपने रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए कोशिश करती हैं कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी हल हो सके। जी सर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की कमी के चलते आगे बात नहीं कर पाएंगे। तो साइबर क्राइम से सतर्क रहना आपके ऊपर निर्भर करता है और साइबर क्राइम के खिलाफ आवाज उठाना भी आपका दायित्व है। तो हम हर कार्यक्रम में आपको कहते हैं कि सतर्क रहे, सचेत रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सफर आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।